हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन फार्मेसी। आज बहुत टाइम बाद वीडियो आई है चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा था एम्स एग्ज़ाम की। लास्ट टाइम मेरा जो एम्स 2025 का था फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में बिलासपुर अलॉट हुआ था, और मुझे एम्स बिलासपुर जाना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं पीजीआई चंडीगढ़ में वर्किंग हूँ। तो मैं अपना होम टाउन देख रहा हूँ, तो इसलिए अभी उसकी 31 अगस्त लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, वो फिलहाल मैंने पेंडिंग में डाल रखा है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एम्स की कट ऑफ को लेके। हमें पता तो है ही फ्रेंड्स कि इस बार जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था 25 अगस्त को हुआ था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था सुबह 9 से लेके, और जिसमें टाइमिंग हमारी 3 घंटे की दे रखी थी, एक्चुअली जो 1.5 घंटे का पेपर होना था। अब हम इसके कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि जो हमारे को पता है इस बार एम्स का जो पेपर आया था फ्रेंड्स, वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड था। क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है एम्स का, इसलिए मैं बाकी जो चैनल पे जो लोग बता रहे हैं अपनी एनालिसिस कट ऑफ को लेके, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। एक्चुअल में जो कट ऑफ जाएगी वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी और अब की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा देखने को, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो हमारे टोटल वैकेंसीज थी वो लगभग 160 प्लस थी, और इस बार की जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट 300 प्लस हैं। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमारा जो है वो वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, और जो जो सेकंड फैक्टर है हमारा, वो डिपेंड करेगा पेपर के हार्डनेस के ऊपर। इस बार का पेपर जो है और जो लास्ट टाइम का पेपर था उसमें काफ़ी डिफरेंस मिला है देखने को। प्लस इस बार जो कैंडिडेटों ने पेपर दिया है और जो लास्ट टाइम कैंडिडेट ने पेपर दिया था, वो कैंडिडेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि जो पिछली बार सिलेक्टेड कैंडिडेट थे ऑलरेडी, उनमें से कई लोगों ने इस बार का एग्ज़ाम नहीं भरा है। और जाहिर सी बात है, जो भी नए कैंडिडेट्स आए हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो इतनी जल्दी सिलेक्शन ले ले सके, क्योंकि जो वैकेंसी आती है वो बहुत फास्ट मोड पे आई थी, और जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो इसलिए इस बार की जो पेपर की जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी बहुत कम रहेगी, और जो ऑलरेडी जो पहले से ही सिलेक्टेड बंदे थे उनमें से ही जो रैंक है वो आगे पीछे होएगी ज़्यादातर। और कुछ जो पुराने, क्योंकि वैकेंसी लास्ट टाइम हमारी कम थी और इस बार थोड़ी ऐड हुई है, तो कुछ हमारे जो नए कैंडिडेट हैं वो भी ऐड ऑन होंगे इसमें सिलेक्शन के फेज में। ठीक है, तो आप हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पेपर की हार्डनेस के ऊपर। तो पेपर जो था हमारा वो 5 शिफ्ट में डिवाइडेड था, जिसमें पहला सेक्शन हमारे को पता है नॉन टैक्स थी 20 नंबर की। बाकी जो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में, जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 था वो टोटली क्लिनिकल बेस पे था। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 वो भी हालांकि आसान नहीं था, वो मुश्किल ही था। पर यह है कि अगर किसी ने कोलोजी पढ़ रखी होगी तो उसके लिए वो दोनों सेक्शन जो थे वो आसान थे। लेकिन डिप्लोमा लेवल के हिसाब से जो पेपर सेट किया गया था, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पता ही है हमें फ्रेंड्स कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो डिप्लोमा इन फार्मेसी रखी गई थी, लेकिन एक्चुअल में जो पेपर बनाया गया था वो नीट पीजी लेवल का बनाया गया था। सारे जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 था वो सारा का सारा क्लिनिकल फार्मेसी पे डिपेंडेंट था। तो जो ऑलरेडी बंदा कोई फार्माकोलॉजी में मास्टर्स कर रहा होगा उसके लिए भी वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पूरा का पूरा जो पेपर है फार्माकोलॉजी से ही आ जाएगा। पांचों के पांचों सेक्शन जो थे, जिसमें पहला सेक्शन जो था, अगर बाकी सेक्शन से हम कंपेयर करें तो नॉन टेक इजी से मॉडरेट मानी जाएगी। बाकी जो सेक्शन थे वो ऑलरेडी मॉडरेट टू हार्ड थे। अब कोई ये बोलेगा सेक्शन 4 और तो जो सेक्शन 5 था वो तो हार्ड नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ड नहीं था। उसको हम हार्डनेस की कैटेगरी में तब कंसिडर नहीं करते जब जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, अगर वो जो होते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, या तो उनको हम सब डिवाइडेड करके उन 3 और 4 में डाल देते, या फिर ये होता कि हमारे को पूरा पेपर वन टाइम देखने को मिल जाता, जिसमें ये है पर सेक्शन वाइज नहीं होता। तो उन जो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में आए थे, तो उनको जो कैंडिडेट है वो प्रेशर नहीं बन पाता उसके पास। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब सेक्शन सेकंड आता है, जिसमें वो सारी टोटली 20 के 20 क्वेश्चन जो थे वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी, और उसमें भी 20 के जो 20 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो थे जो सिर्फ एनेस्थीसिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। किसी ने पहले तो फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए सारे के सारे, और कोलॉजी के बाद भी उसने पहला सेक्शन कर, जो सेक्शन 2 कर रहा है कैंडिडेट, उसके लिए भी उसको अच्छी खासी एनेस्थीसिया की जो जनरल एनेस्थेटिक है हमारी, उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसके सारे एडीआर पता होने चाहिए, उसके सारे जो इंडिकेशंस हैं, और हर ड्रग के जितने भी हमारे साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे, अगर क्लियरिटी है आपको हर चीज में क्लियरिटी है, तो ही आप उन क्वेश्चंस को बना पाओगे। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जितने भी क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस थे वो 4-4, 5-5 लाइन के थे, और उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। आपने सेक्शन डिवाइड किया कि आपको करने हैं 20 क्वेश्चन 18 मिनट में, जिस क्वेश्चन को पढ़ने में ही 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट तो मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, फिर समझना है, और समझने के बाद फिर आपको इंटरप्रेट करना है कि पूछा क्या गया क्वेश्चन में, और फिर ऑप्शन को फिल्टर आउट करना है।
तो उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग रहा है, समझने में, फिर उसको फिल्टर आउट करने में। तो 1 मिनट जो हमारे को चाहिए, अगर मिनिमम से मिनिमम मैं 1 मिनट भी कैलकुलेट करूँ तो भी हमारे को एटलीस्ट 20 मिनट चाहिए थे 20 क्वेश्चन के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हुआ क्या है कैंडिडेट्स के साथ, वो एक्चुअल में जो 20 क्वेश्चन सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में करने थे वो कर ही नहीं पा रहे थे। और जब जिन कैंडिडेट ने सेक्शन 2 देखा, उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी कि चलो ठीक है, हो सकता है कि क्लिनिकल फार्मेसी से पहला ही सेक्शन हो, उसके बाद का आगे वाले जो सेक्शन है मे भी हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट रिलेटेड हो। पर जब वो कैंडिडेट 20 क्वेश्चन को नहीं कर पाए किसी ने, तो वो क्वेश्चन छोड़ ही दिए कि चलो हम नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे, इन क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ दिए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जब कैंडिडेट उन क्वेश्चन को छोड़ता है, सेक्शन 3 पे जाता है, तो वहां भी क्लिनिकल फार्मेसी मिलती है। बस डिफरेंस क्या था दोनों में, जो सेक्शन 2 की क्लिनिकल फार्मेसी थी और जो सेक्शन 3 की, वो थोड़ी सी कम थी, उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन था वो क्लिनिकल फार्मेसी से ही, ऑलरेडी कैंडिडेट के ऊपर प्रेशर बहुत था। तो वो जब वो क्लिनिकल सेक्शन 3 करता है, तो उसे वो क्वेश्चन भी, जो हालांकि सेक्शन 2 हार्ड था, लेकिन सेक्शन 3 उसे और हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मेंटली प्रेशर बन चुका था कि ये 20 क्वेश्चन फिर से फार्माकोलॉजी से आ गए हैं। अब जिस कैंडिडेट को क्वेश्चन नहीं आते थे, उसको वो मजबूरन वो क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे, कि उसे ऐसा डर लग रहा था कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आगे के 2 सेक्शंस हैं वो भी कहीं कोलॉजी से हों। तो इस हमारे कैंडिडेट ने क्या है, उस सेक्शन 3 और 4 को, एक्चुअल में जो सेक्शन 3 था हमारा, जिसे मुश्किल तो था ही, देखो तो अगर कोई नहीं भी करना चाहता था तो उसे फिर भी वो करना पड़ रहा था, क्योंकि सबके अंदर ये डर था कि इन आगे चल के अगर सेक्शन 4 और 5 भी हमारा कोलॉजी से निकला तो हमारी कट ऑफ तो वैसे क्लियर नहीं होगी। तो इस हमारे कैंडिडेट ने क्या करा है कि ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग कर दी है। और जब सेक्शन 3 के बाद कैंडिडेट ने जब देखा, तो सेक्शन 4 और 5 हालांकि वो भी कोलॉजी से ही थे, दोनों सेक्शन पूरे के पूरे। बस डिफरेंस क्या था, वो थोड़ा का जो सेक्शन का ना, वो जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट में पहुंच गया था। लेकिन इजी टू मॉडरेट पहुंचना ना पहुंचने का कोई मतलब बना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो कैंडिडेट थे वो पहले ही सेक्शन 3 में जिन्होंने अटेम्प्ट किया था वो नेगेटिव मार्किंग कर चुके थे, क्योंकि क्वेश्चन क्लिनिकल फार्मेसी पे थे। और बात रही दूसरी कि और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए, अगर उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए, अगर सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में से उन्होंने 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सेक्शन 4 और सेक्शन 5 तो करना ही पड़ेगा, और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आपने करे नहीं, और सेक्शन 4 और 5 अगर आपने करे भी हैं तो आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ उसे भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कैंडिडेट के साथ बड़ी दिक्कतें हुई हैं, इसलिए इस बार कट ऑफ काफी गिरेगी। ठीक है, और बात रही सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की, सेक्शन 4 और 5 आसान जरूर था, बस ये था ऑलरेडी जब इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका था कैंडिडेट के ऊपर, जो क्वेश्चन उन्हें आते थे। एक्चुअली ये नहीं है कि मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी भी बता रहा हूँ, मुझे सेक्शन 4 और सेक्शन 5 पूरा 100% आता था। लेकिन हुआ क्या था कि हमारे पास इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका था मेंटली, कि जो क्वेश्चन कुछ आते थे हमें, हम उनसे एक एक दो दो ऑप्शन में क्या था, कंफ्यूज हो रहे थे, हम 50-50 हो पा रहे थे कि ये वाला इसका आंसर ये तो नहीं है, कहीं इसका आंसर ये तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा था। हमें ऐसा लग रहा था कि अब जो ये सेक्शन आते हैं इनमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर रहे हैं, और जो बाकी लोग बता रहे हैं 250 कट ऑफ जाएगी, देखो एक्चुअल में मैं बताऊं तो लास्ट टाइम मैं भी सिलेक्टेड ही था, और मैं डिप्लोमा बेस पे, आपको बताइए मैं ऑलरेडी डिप्लोमा कैंडिडेट ही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि डिग्री या मास्टर्स करा हुआ हूँ, और कई सारे पेपर में पहले भी सिलेक्टेड हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, हर पेपर का सिलेक्टेड हूँ मैं। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और सही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एकदम आपको, कि जो कट ऑफ है लास्ट टाइम 235 नंबर पे गई थी, और उसके पीछे के रीजन ये थे कि जबकि लास्ट टाइम का पेपर भी मुश्किल था, बस वो क्या था कि वो डायरेक्ट एटलीस्ट ये तो थे हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बाकी सारे सब्जेक्ट थे। तो कई लोगों ने क्या करा था, जिनको एक सब्जेक्ट नहीं आता, उसने कोशिश करी कि चलो कोलॉजी आई थी लास्ट टाइम भी, हालांकि लगभग 45 से 50 क्वेश्चन कोलॉजी के थे। पर ये था ना कि इतनी कोलॉजी किसी की भी ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल ही खराब हो, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो वो कर ही लेता है, और अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो थे ही। तो एक जो मॉडरेट कैंडिडेट है, तो उसने भी सिलेक्शन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई उसे। पर लेकिन आज इस बार को क्या था कि इस बार तो पूरा कोलॉजी ही थी, पूरी 100 के 100 क्वेश्चन कोलॉजी। ठीक है, एक नहीं, 100 सॉरी 20 मतलब 80 क्वेश्चन आपके कोलॉजी के थे। लेकिन कोलॉजी भी इस लेवल की थी कि अगर कोई बंदा पढ़ भी रहा होगा, तो वो उस तरीके से पढ़ता है कि ठीक है कि मुझे बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, इतनी डीपली नहीं पढ़ता कि वो नीट पीजी लेवल का पढ़े, और पढ़ भी रहा है तब भी वो नीट पीजी लेवल के क्लिनिकल के थोड़ी क्वेश्चन करेगा, अगर करेगा भी तो, और वो करेगा तो कौन से क्वेश्चन कर पाएगा, अगर कोई पढ़ रहा है सीरियस कैंडिडेट है कोलॉजी को भी, तो वो सेक्शन 4 और 5 को इजीली कर लेगा, वो मैं मानता हूँ। लेकिन उसके लिए भी उसने अच्छी खासी कोलॉजी पढ़ी होगी, वो तभी कर पाएगा, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बार की जो पेपर की जो कट ऑफ है ना फ्रेंड्स, वो काफी कम जाएगी। और उसका मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, लास्ट टाइम 235 नंबर पे कट ऑफ थी, जो जनरल कैंडिडेट था इसके 235 लगभग नंबर थे, वो सिलेक्ट हो चुका था। और मेरी लास्ट टाइम आपको पता ही है फ्रेंड्स 104 रैंक थी, और मुझे एम्स बिलासपुर अलॉट हुआ था, जो कि हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पीजी चंडीगढ़ में 3 साल हो चुके हैं, मैं अपनी सर्विस खराब करना नहीं चाहता, मुझे जाना होम टाउन है। इसलिए मैं बाकी जो अदर्स मेरे एग्जाम क्वालिफाई होते हैं मैं उन्हें अवॉइड करता हूँ। तो ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। लास्ट टाइम 235 पे थी, इस बार जो हमारी कट ऑफ रहेगी, जो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी यूआर की, अगर मैं बात करूं
तो अगर आपके नंबर मान के चलो 215 से 220 बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि क्योंकि लास्ट टाइम भी पता ही है आपको फ्रेंड्स की जो कट ऑफ थी, तो वो एक्चुअल में कट ऑफ जो निकालते हैं ये, वो सीट के हिसाब से नहीं निकालते, ये उसके 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेते हैं। लेकिन मैं ये कट ऑफ वो बता रहा हूँ जिसपे आपको कोई ना कोई एम्स या फिर आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो है जरूर अलॉट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप टेंशन मत लेना, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग आपकी 210 से लेके 205, सॉरी फ्रेंड्स 210 नहीं, 205 से लेके 210 हो तो आप सेफ हो। और अगर मैं बात करूं एससी कैंडिडेट की, एससी कैंडिडेट वाला जो है वो मान के चलो आपका 195 से लेके 200। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है वो भी 200 से 205 में सेफ है, उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जरूर जाएगा। और अगर मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट वाला आपका मान के चलो 180 से लेके 185 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। और बात रही रिजल्ट की, तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, जो रिजल्ट हमारा कब तक आ पाएगा, इसकी एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं बताऊं तो जो हमारा 2024 का जो एमसीआरई हुआ था उसके जो लास्ट डेट थी हमारी एग्जाम कंडक्ट जब कंडक्ट हुआ था, उस डेट लास्ट डेट के बाद करीब 2 या 3 दिन में ही रिजल्ट आ गया था। उसमें फिर चॉइस वगैरह भर के हमारे को एम्स में अलॉटेड हो चुके थे। जो 2025 का था उसमें हालांकि टाइम लगा था, क्योंकि उसमें हमारी एक जो पोस्ट थी उस पर कोर्ट केस कर दिया था किसी ने। तो उस कोर्ट केस के चक्कर में जो लास्ट टाइम का रिजल्ट था वो काफ़ी डिले हो गया था, और लगभग 15 मार्च के शाम को हमारा रिजल्ट हमारे को देखने को मिला था। लेकिन इस बार हालांकि किसी भी वैकेंसी पे इस बार कोर्ट केस नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट आने की उम्मीद है वो बहुत जल्दी है। और जहाँ तक है इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट है फ्रेंड्स, वो मान के चलो आप 10 सितंबर तक, 10 सितंबर तक, और उससे पहले ही मान के चलो फ्रेंड्स 10 सितंबर 2025 तक हमारे को एम्स का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर किसी भी क्वेरी से रिलेटेड डाउट है, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये मेरी सेकंड वीडियो है मेरे चैनल पे, हालांकि मैंने बीच में बंद कर दी थी, मैंने सोचा था चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा मैं बिजी हो गया था। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कुछ भी आपको क्वेरी होती है या डाउट होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इस पर कंटिन्यूस वीडियो जो है वो आती रहेंगी, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे अगर कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।